हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गर्गी क्लासेस। डेट आज की 2 फरवरी 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट आर्टिकल दैट इज अ बोल्ड लीप नो प्लेइंग टू गैलरी। ये बजट को एनालाइज किया जा रहा है यहाँ पर, जो कल बजट पेश किया गया था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। तो देखेंगे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो सारी चीज़ें बजट से रिलेटेड ये भी है। कहीं ना कहीं बजट को ही एनालाइज कर रहे हैं तो बजट के बारे में इसको सेकंड आर्टिकल ये हो जाएगा बजट से रिलेटेड। फिर आप देखोगे थर्ड आर्टिकल है, ये भी बजट से ही रिलेटेड है, बट इन्होंने ये कहा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है गवर्नमेंट। ऊपर वाले आर्टिकल में बोला जा रहा था कि इनकम सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। फिर इसके अलावा ये तीनों आर्टिकल हो गए बजट से रिलेटेड, इनको एक लाइन में अपन डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद में हमारे लिए है द बैक स्लाइडिंग। म्यांमार में फिर से मिलिट्री रूल आ गया है। आंग सान सूची की जो पार्टी है उन्होंने अब मतलब बहुत शानदार विक्ट्री रजिस्टर की थी अभी 2020 में जो इलेक्शन हुए थे। तो जो मिलिट्री है उसको ये चिंता खाने लग गई थी कि कहीं ये डेमोक्रेटिक रूल मिलिट्री की पावर्स को कम ना कर दे। ठीक है, तो उस डर के चलते मिलिट्री ने कू कर दिया और अब फिर से मिलिट्री रूल आ गया है। आंग सान सूची और उनके अलावा जो और लीडर्स हैं, इवन म्यांमार के प्रेसिडेंट विन मिंट, ठीक है, उनको भी एक बार डिटेंशन में डाल दिया है आर्मी ने। ठीक है, देखेंगे इस आर्टिकल को। तो इस तरीके से अभी फ़िलहाल हम एडिटोरियल पेज ही डिस्कस करने वाले हैं। अब देखते हैं एक आर्टिकल को डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है बोल्ड लीप नो प्लेइंग टू गैलरी। देखो, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने बजट पेश किया 2021-22 का, और आप इस बजट को कहोगे कि पॉलिटिकली बोल्डेस्ट बजट है जब से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट 2014 से सत्ता में आई है। ठीक है, इसमें कोई पॉपुलिस्ट स्कीम नहीं स्टार्ट की गई है, ना कोई परमानेंट एंटाइटलमेंट की किसी के अकाउंट में कैश ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। हाँ, बातचीत हो रही थी बहुत सारी कि एनुअल कैश ट्रांसफ़र जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में उसको बढ़ा दिया जाएगा 6,000 से थोड़ा और ऊपर, बट ऐसा कुछ नहीं किया गया है क्योंकि अभी जो सर्कमस्टांसेज हैं उनमें इन चीज़ों के अलावा और कुछ प्राइम चीज़ें थी, कुछ प्रायर चीज़ें थी, उन पे ध्यान देना था और गवर्नमेंट ने उन्हीं पे ध्यान दिया। इसके अलावा आप देखोगे ना कोई कट्स किए हैं, ना किसी को कोई कंसेशन दिया है, ना कोई टैक्स पेयर के ऊपर कुछ लोड बढ़ाया है, ना कोई टैक्स को रिड्यूस किया गया है। कहने का मतलब हर तरीके से इसमें जो ऑलरेडी जो एक फ्लो चल रहा था इकोनॉमी का या फिर जो स्टैंडर्ड्स थे उनको वैसे की वैसे रखा गया है, इंटैक्ट रखा गया है। बट चेंजेस जो किए गए हैं वो किए गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे कि इकोनॉमी में स्टिमुलस जा सके, कुछ बने जो कि लॉन्ग टर्म में फिर आउटकम प्रोवाइड करे। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। कोविड-19 की वजह से लोगों की कितनी जॉब लॉस हुई, कितना इनकम लॉस हुआ, इनफॉर्मल वर्कर्स के कितना परेशानियों का सामना करना पड़ा, इवन मिडिल क्लास का भी जॉब लॉस हुआ। उसके बावजूद भी इस बजट में बहुत कुछ फोकस्ड रहा, वो था बूस्ट पे, कि कैसे भी करके बजट में जो लोगों की जो ऑलरेडी लाइफस्टाइल है, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको कोई चेंजेस नहीं मिला है। आप देखोगे बजट ने जो है अपनी तरफ से वेल्थ टैक्सेस भी कुछ अप्लाई नहीं किए हैं। इवन कोविड वैक्सीन प्रोग्राम के लिए एक कयास लगाए जा रहे थे कि गवर्नमेंट जो है बजट में टैक्स लगाएगी, तो वो भी कोई ना तो सेस लगाया है कोविड के नाम पे, ना सरचार्ज लगाया है। तो इसका असर क्या हुआ, सेंसेक्स कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा आप देखोगे, खैर ये तो मंडे को तो थोड़ा सा ये डर था ना सेंसेक्स में कि हाँ भाई ये टैक्स लगा सकती है सरकार, तो थोड़ा सा 5% डाउन गया। बट वही बात है कि अभी इन पे कुछ चेंजेस नहीं है तो सेंसेक्स फिर से रिवाइव करेगा। देखो, बजट की अगर बात करें तो इकोनॉमी की पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी ज़रूरत है ना, उसमें गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से स्पेंडिंग को इंक्रीज़ करने की बात की है, जिसमें प्राइवेट कंजम्पशन को भी बढ़ाना है तो इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाना है। इससे क्या होगा कि जो चीज़ों में अभी तक गवर्नमेंट टारगेट करते आ रही है वो फुलफिल नहीं हो, क्योंकि प्रीवियस बजट की बात भी करें, हमने ऑलरेडी बहुत बार देखा कि जितना प्राइवेट कंजम्पशन या जितना डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन की इनकी बात करें, वो टारगेट पूरा नहीं हो पाया था। अगर यहाँ पर हम इस बजट में कुछ डेटा पर ध्यान दें तो कैपिटल स्पेंडिंग की बात की गई है, जो कि 26% ज़्यादा है। कितना, 5.54 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई है, जो कि करंट फिस्कल ईयर का एस्टिमेट कितना है, अभी रिवाइज्ड एस्टिमेट कितना बताया गया है, 4.39 लाख करोड़, उससे 26% ज़्यादा है।
मतलब अभी करंट फिस्कल ईयर की रिवाइज्ड एस्टिमेट कितनी आ गई है, 4.3 लाख करोड़ 2021-22 का, ठीक, सॉरी 2020-21 का। और 2021-22 के लिए कितना आउटले रखा है, 5.54 लाख करोड़। तो इससे क्या होगा कि एक इकोनॉमी में बूस्ट का एक स्कोप दिखाई दे रहा है। और दूसरा, इसके अलावा 6.6% आप देख सकते हो ओरिजिनल प्रोविजन से आपको ग्रोथ, कहने का मतलब जितना स्पेंडिंग प्रीवियसली की गई थी उससे ज़्यादा स्पेंडिंग अब की बार टारगेट की गई है। इसके अलावा एक ट्रांसपेरेंट अकाउंटिंग को भी प्रमोट करने के लिए बजट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि फूड और फर्टिलाइजर्स के लिए जो सब्सिडी दी जाती है ना, अभी तक गवर्नमेंट बजट के अलावा मतलब ऑफ बजट प्रोवाइड करती है ये सब्सिडी। अब की बार क्या कर दिया, सेंटर ने अपनी बैलेंस शीट में इन सब्सिडीज को एंटर कर दिया, मतलब बजटेड सब्सिडी रहेंगी। अब ऐसा नहीं कि बिना बजट के अलावा सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक ट्रांसपेरेंट अकाउंटिंग आ गई कि जो कॉम्प्लेक्सिटीज थी अकाउंटिंग में उनको रिड्यूस कर दिया। क्योंकि हमें पता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और फर्टिलाइजर फर्म्स को कहीं ना कहीं सब्सिडी प्रोवाइड करनी पड़ती है और इन पर बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ गया है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जो प्रीवियस जो पाथ था उसको छोड़ करके नया पाथ अपना लिया है अभी, ठीक है। बजट को बोल्ड कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं वो बनाती हैं। एक तो ये कि एफडीआई लिमिट्स को इंश्योरेंस सेक्टर में बढ़ा दिया है, जो कि 49% से बढ़ा करके कितना 74% टारगेट किया गया है। इसके अलावा आप देखोगे प्राइवेटाइजेशन है, वो 2 स्टेट ओन्ड बैंक्स, मतलब जो नेशनलाइज बैंक है ना 2, उनका प्राइवेटाइजेशन होगा और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी उसका भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है 2021-22 के इस पूरे फिस्कल ईयर में। रूलिंग पार्टी जो अभी हमें पता है कि कितना फार्म लॉज को लेकर के प्रोटेस्ट का सामना कर रही है गवर्नमेंट, बट वही चीज़ है, प्रोटेस्ट चाहे कितना ही हो, बट उसके बावजूद भी सरकार ने इस तरीके से इस कदम उठाए हैं, इसलिए इस बजट को बोल्ड बोला जा रहा है। देखो, जो अमेंडमेंट्स की रिक्वायरमेंट है एग्जिस्टिंग बैंकिंग सिस्टम में और इंश्योरेंस सिस्टम में, जहाँ पर नेशनलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया, देखो वहाँ पर पार्लियामेंट में तो बिल पारित करवाने में तो प्रॉब्लम आएगी नहीं सरकार को, ये जितना भी प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस देखा उसमें, ठीक है। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, जिस तरीके से फार्म लॉज का प्रोटेस्ट रोड पे देखने को मिल रहा है ना, उस तरीके से इन बैंकों में और ये इंश्योरेंस कंपनी में जो स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉय यूनियन है ना, जो बैंकिंग में और इंश्योरेंस सेक्टर में है, उनका प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं सामना करना पड़ सकता है गवर्नमेंट को। इसके अलावा बजट ने अपनी तरफ से डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स हैं उनको भी पैक किया है कि हाँ, पीएसयूज के स्टेक्स हैं वो भी सेल किए जाएंगे और आईपीओज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स जो एलआईसी की है वो 1.75 लाख करोड़ तक यहाँ पर किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरा करने वाली है। इसके अलावा आप देखोगे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, उसके भी प्रोग्राम्स में, उसके प्रोग्राम के अंडर में जितने कुछ एसेट्स हैं उनको भी मोनेटाइज किया जाएगा और कुछ गवर्नमेंट की दूसरी अंडरटेकिंग्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर एसेट जो रेलवे का है, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस है, गेल के, IOCL के, HPCL के, इनमें भी गवर्नमेंट जो है अब धीरे धीरे अपने स्टेक्स को डाउन करेगी या आप कह सकते हो वहाँ से पैसे निकालेगी। देखो, अगर ये सारे प्रपोजल मटीरियलाइज हो जाते हैं ना, तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ देखी जा सकती है कि जो हमारी इकोनॉमी में, जो हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड सोशलिस्ट थी 1991 से पहले, वो हम कितना ज़्यादा मिक्स्ड कैपिटलिस्ट होते चले जा रहे हैं, ठीक है। एनडीए की जो फर्स्ट गवर्नमेंट थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे, उस टाइम पर इस तरीके के काम किए गए थे डिसइन्वेस्टमेंट के, ठीक है। देखो, पॉलिटिकल रिस्क है वो गवर्नमेंट के अपने हिसाब से ही हमारे इतना काम का है नहीं, इलेक्शन की बात भी हम इतना ध्यान लगाएंगे नहीं। बात यह है कि 2021-22 की अगर बात करें, ये एक ब्रेक ईयर होगा इकोनॉमी के लिए, जहां पर बिल्कुल ही एक वाटरशेड का काम करेगा। कहने का मतलब कि पहले क्या था, अब आने वाले टाइम पे क्या चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। देखो, न तो गवर्नमेंट ना कंट्री बिल्कुल भी ढील को नहीं सहन कर पाएगा। अभी ज़रूरत है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो रिवाइव करे जल्दी से जल्दी, और इंजन जो है वो जल्दी से जल्दी प्रॉपरली स्पीड गेन करें, क्योंकि 2019-20 में ही 2018-19 में ही हमने देखा था कि फर्स्ट रिसेशन का एक साइन आ गए थे पिछले 41 सालों में, जब बताया जा रहा था कि 45 ईयर्स की हाईएस्ट बेरोजगारी चल रही थी इस टाइम पे, ठीक है। तो बजट ने अपनी तरफ से एक सही मैसेज दिया है। अब बात यह आ गई कि गवर्नमेंट का मतलब क्या है,
बिजनेस। अब गवर्नमेंट नियो लिबरलिज्म में पूरा अच्छे से उतर गई है, जिसमें गवर्नमेंट एक फैसिलिटेटर की तरह काम करेगी, बाकी एक प्राइवेट इंडिविजुअल कुछ भी अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल के कुछ गेन करना चाहता है तो कर सकता है। इसके अलावा इस आर्टिकल में कंटिन्यू करके एडिटर बताना चाह रहे हैं कि देखो सेंटर जो है ना, अब फिस्कल डेफिसिट को लेकर के भी इस चीज़ के लिए तैयार है कि हम 3% का टारगेट नहीं कर रहे हैं। अब सेंटर का टारगेट क्या हो गया है कि बोलो 2025-26 फिस्कल ईयर तक आते आते हैं हम 4.5% तक फिस्कल डेफिसिट को लेकर के आ जाए, 4.5% के नीचे लेकर के आ जाएंगे। तो एक तो FRBM एक्ट के अंडर में 3 था, अब उसको भी बढ़ा दिया, क्योंकि अभी इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा ज़रूरी है। इकोनॉमी अगर ट्रैक पे आएगी तो देखो जॉब भी मिलेगी, अपने आप ही एक लाइवलीहुड भी सिक्योर हो पाएगी और लाइफ भी सिक्योर हो पाएगी, ठीक है ना। तो इस वजह से गवर्नमेंट को एक फ्री स्पेस मिल रहा है, लीवे मिल रहा है कि वो अपनी स्पेंडिंग को आने वाले जनरल इलेक्शन, यहाँ पे यूँ बोलो कि 2024 में जो इलेक्शन होंगे तब तक वो अपने हिसाब से खर्चा जो है वो लगातार कर सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा, बजट ने प्रपोज किया है एक न्यू बेड बैंक को स्टैब्लिश करने की, जिससे कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट की जो प्रॉब्लम लगातार बढ़ती चली जा रही है उसको टैकल किया जाए। पर अभी थोड़ा सा ये है कि कितना कहाँ से फाइनेंस आएगा, ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट कंपनी जो है ये काम कैसे करेगी, क्या प्राइस लगेगी, कौन कौन से बैंक के कौन कौन से लोन्स हैं वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे। और बैंकिंग में जो 3C का चैलेंज है, 3C का मतलब होता है बैंकिंग में कैरेक्टर, कैपिटल एंड कैपेसिटी, ठीक है, वो कितना हैंडल कर पाती है। तो इस तरीके से बेड बैंक स्टैब्लिश किया जाएगा। तीसरा, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को भी स्टैब्लिश करने की कोशिश की है, DFI के भी लिए भी, जिससे कि लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया जा सके। बट वही बात है कि सेंस यहाँ पर ही आना चाहिए कि अभी भी हमारे यहाँ पर एसेट लाइबिलिटी मिसमैच लगातार चलती रहती है कि कितना तो इनकम के सोर्सेज हैं और कितना खर्चा होने वाला है, यहाँ पर अभी भी एक क्लैरिटी नहीं है। तो वो चीज़ जो है ना, वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पर असर डालती ही है, क्योंकि ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट ने इस तरीके की जो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है वो इस्टेब्लिश किए थे, जैसे कि IDFC, जो कि आज अल्टीमेटली क्या बन गया है, बैंक। ऐसे ही IIFCL भी एक करके DFI स्टैब्लिश की गई थी। बट वही बात है, अब किस तरीके से काम होगा वो आने वाला टाइम ही बताएगा। अल्टीमेटली राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी को जब गवर्नमेंट अपनी बुक में लेगी, अपने बजट के बेसिस पे देगी, तो वो एक चीज़ कहीं ना कहीं अच्छा साइन है। बट कितना ज़्यादा रैशनलाइजेशन आएगा जितना भी ड्यू है, क्योंकि ये डेफिसिट में चल रहा है, FCI है या गवर्नमेंट जो है ऑफ बजट जितना भी सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है वो घाटे का सौदा चल रहा है, तो कितना ज़्यादा उसको टैकल कर पाती है वो देखने वाली बात है। सब्सिडीज़ की बात करें फूड ग्रेन की, तो पिछले 2 दशकों में अगर आप देखोगे, मतलब 2 दशकों में आप देखोगे तो उसको बिल्कुल कंट्रोल में नहीं किया गया है। इवन यूरिया की बात भी करोगे ना, तो वो अप्रैल 2010 के बाद में अभी तक सब्सिडी को एक तरीके से वहाँ पर रिवाइज नहीं किया गया है, एज इट इज़ पड़ी है। कहने का मतलब एक रिव्यू की ज़रूरत है यहाँ पर सब्सिडी की। तो बजट पर देखें तो इसके लिए देखो, वैसे तो कोई रोड मैप फिक्स किया नहीं है कि MSP कितनी होनी चाहिए, MSP के ऊपर भी कैपिंग नहीं लगाई गई है कि हाँ जो ग्रेन प्रोक्योरमेंट किया जाता है ना, वीट और जैसे वैसे तो 23 क्रॉप्स के लिए अनाउंस किया जाता है, जिसमें MSP अनाउंस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, बट मेनली तो 2 ही क्रॉप्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस रहता है, एक तो वीट एक राइस। तो वहाँ पर FCI पे ऑलरेडी कितना ज़्यादा लोड है डेफिसिट का, कितना ज़्यादा लोन डेट है उनके ऊपर, 3 लाख करोड़ का आगे वाले आर्टिकल में हम देखेंगे। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर इस टाइम पे कोई कैपिंग नहीं लगाई गई है, ठीक है। पर फिर भी रिफॉर्म्स अगर देखें तो इनको इनडेफिनेट टाइम के लिए छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इन रिफॉर्म्स को जल्दी से जल्दी लाने की ज़रूरत है। और हाँ, गवर्नमेंट के राडार में है ये चीज़, पर वही बात है अभी थोड़ा सा हाई टाइम है, क्योंकि अभी हम देख सकते हैं किस तरीके से फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। बट आप देखोगे बजट में एक चीज़ अनाउंस की गई है कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ को राइज करना कंटिन्यू रखेगी गवर्नमेंट, कि बाहर से कुछ भी अगर मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि टारगेट आत्मनिर्भरता है, बोला यहीं पे डेवलप करो आप, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स हैं, ऑटो पार्ट्स हैं, तो इससे बोला कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोशन मिलेगा। बट एडिटर है ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरीके की पॉलिसीज़ है ना, इस तरीके के इंटेंशन, लास्ट वाली जो इंपोर्ट पे आप ड्यूटीज़ लगा रहे हो, वो रिफॉर्मिस्ट इंटेंशन के थोड़ा सा अगेंस्ट में जाता हुआ दिखाई देता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है रेकनिंग पोस्टपोन्ड। देखो इसमें यही बोल रहे हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेटाइजेशन ये तो वेलकमिंग स्टेप है,
बट इनकम सपोर्ट को कंटिन्यू करना वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, उस पर सरकार ने इतना ध्यान दिया नहीं अपने अभी बजट जो कल आया उसमें। ठीक है, जहांगीर अजीज़ के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। देखो बजट जो है वो पेंडेमिक टाइम पर आना बहुत ही चैलेंजिंग रियलिटीज़ के सामने अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक स्टेप होता है कि किस तरीके से आप मैनेज करने वाले हो आने वाले टाइम पे जो भी प्रॉब्लम्स का सामना इकोनॉमी कर रही है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जैसा कि हमें ये चीज़ पूरा पता है कि अभी जो करंट फिस्कल ईयर चल रहा है इसके शुरुआती क्वार्टर्स में, फर्स्ट सेकंड क्वार्टर में जो कॉन्ट्रैक्शन था कितना ज़्यादा था, थर्ड क्वार्टर में कहीं ना कहीं रिवाइवल देखा गया। ऐसे ही जो अभी 2021 का फिस्कल ईयर जब ये ख़त्म होगा मार्च में, अभी 31 मार्च को, तब तक का ओवरऑल देखा जाए तो इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। हमारे जो एनएसओ है उसके हिसाब से तो 7.7%, ठीक है, जेपी मॉर्गन के अकॉर्डिंग 6.5%। तो कहने का मतलब ये हो गया, हाँ लगभग 6.5%। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर जितना ज़्यादा डर था उससे कॉन्ट्रैक्शन कम दिखाई दे रहा है। रही सही में फिस्कल ईयर 2022 के लिए ग्रोथ रेट हमने देखी कि हाँ हम ग्रोथ रेट अच्छी रजिस्टर कर लेंगे, तो उसमें लगभग 13.5% से हमारी जो ग्रोथ है वो राइज होनी चाहिए, तब जा कर के हम नॉमिनल कंडीशंस में आ पाएंगे। बट पॉइंट यहाँ पर राइटर जो, ये देखो डेटा आपके पास में लिखा हुआ है इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा नहीं हूँ इन पे। तो राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि दो चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही है। अगर फुल ईयर ग्रोथ नंबर्स पे ध्यान दिया जाए जो प्रीवियस ईयर गया है, और मार्केट और गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और मार्केट कंसेंसस, इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन करें तो दो पॉइंट इंपॉर्टेंट आते हैं। पहला, या तो इस एक्सीडेंट को या फिर डिज़ाइन करो कि इंडिया ने किस तरीके से अपने हिसाब से मैनेज किया कि इन्फेक्शन और मोबिलिटी के बीच का जो लिंक है कि लोग जितना मूव करेंगे उतना ही ज़्यादा कोविड-19 स्प्रेड होगा, उसको रोकने में इंडिया बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। अब एक्सीडेंट इसलिए बोलते हैं कि इनको विश्वास नहीं है, और डिज़ाइन इसलिए बोल रहे हैं कि इंडिया ने पता नहीं क्या पता अच्छा परफॉर्म किया हो, तो इसको तो हम अवॉइड करेंगे। बाकी यह है कि इंडिया ने अपनी तरफ से मैनेज किया है मोबिलिटी और इन्फेक्शन के बीच का जो लिंक है। तो इससे क्या है, एक तो अब देखो वैक्सीन भी रोल आउट हो गया है तो लोगों के मन में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, मोबिलिटी और इंक्रीज होगी, इसका मतलब इकोनॉमी हमारी नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ेगी। तो एक तो पॉइंट ये है। दूसरा, जो गवर्नमेंट ने फिस्कल स्टांस अपनी तरफ से दिया है, तो पिछले 6 महीने की अगर बात कर लें, ठीक है, तो उन 6 महीने से डिले ये कहीं ना कहीं देखने को मिला है। क्योंकि देखो लॉकडाउन मार्च में अप्लाई कर दिया गया था, बट फिस्कल स्पेंडिंग जो है गवर्नमेंट की वो सितंबर में शुरू हुई, तो बोले ये 6 महीने की लैगिंग बहुत ज़्यादा थी। बट गवर्नमेंट ने यहाँ पर राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो फिस्कल स्पेंडिंग है ना तब शुरू की जब जीएसटी से कवर, जो टैक्स कलेक्शन है ना वो रिकवर होने लग गया। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें बताना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट एक जो है रिस्क थोड़ा सा कम लेने की मूड में थी, तो 6 महीने बाद में स्पेंडिंग शुरू की, पर 6 महीने बाद में की ज़रूरत के, और फिर उसके बाद में आप देखोगे कि मोबिलिटी और इन्फेक्शन इनके बीच में जो लिंक है वो हट गया, मिटा दिया। देखो एक कहावत है कि लिव विद इन वंस मीन, मतलब अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही आप अपनी, वही बात है कि आप अपनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ, तो वो बात ठीक भी है। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से वो काम भी किया है कि भाई उनके पास में ज़्यादा फिस्कल मतलब स्पेस नहीं अवेलेबल था तो उन्होंने खर्चा नहीं किया। बट यहाँ पर अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में, अगर इंटरनेशनल या कंट्री में, तो ज़रूरत थी काउंटर साइक्लिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने की। क्योंकि अगर काउंटर साइक्लिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है ना इकोनॉमी में, तो वो वॉलेटिलिटी को कहीं ना कहीं डैम्पन कर देती है शॉर्ट रन में। तो एक बार तो कहीं ना कहीं जो क्राइसिस आने का स्कोप रहता है उसको रोक दिया जाता है। बट जैसे धीरे धीरे स्पेंडिंग इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा, देखो रेवेन्यू राइज होगा, स्पेंडिंग इंक्रीज होगी, तो इससे तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी जो है वो एक्सेंचुएट हो पाएगी। एक्सेंचुएट का मतलब नोटिसेबल ग्रोथ रजिस्टर कर पाएगी बजाय कि कुछ कमियां हो या रिड्यूस हो। कहने का मतलब इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई दे रही है, थोड़ा सा स्कोप दिखाई दे रहा है। और रही सही में बजट में भी कुछ की सपोर्ट प्रोवाइड किए गए हैं जो कि एक्सपेक्टेड थे, जैसे कि हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इनमें ज़्यादा एक तरीके से पैसा बूस्ट किया जाएगा। देखो इकोनॉमी की अगर बात करें तो बजटरी चॉइस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि किस चीज़ पर आप ज़्यादा ध्यान देना
चाह रहे हो। इकोनॉमी में इक्विटी मार्केट जो है, इकोनॉमी की बात करो, इक्विटी मार्केट भी बात करें, इन्वेस्टमेंट कितना ज़्यादा आ रहा है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, एफपीआई है, वो लगातार बढ़ रहा है। एफडीआई को भी हमने देखा प्रीवियस आर्टिकल में कि जहाँ इंश्योरेंस में 49% तक था, उसको बढ़ा करके 74% तक करने की बात की जा रही है। तो इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। रेवेन्यू जो है वो भी इंक्रीज होगा गवर्नमेंट के हाथों में, तो इससे स्पेंडिंग भी ज़रूर बढ़ेगी। अगर जीडीपी के शेयर की बात करें तो ओवरऑल आप देखोगे 17 से 18% आप देखोगे लगभग लगभग स्पेंडिंग इंक्रीज होने का स्कोप दिखाई दे रहा है नॉमिनल जीडीपी की टर्म्स में देखा जाए। मतलब 2020-21 के कंपैरिजन में 2021-22 में जो स्पेंडिंग होगी वो आप देखोगे लगभग 17 से 18% ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इसमें कहीं ना कहीं जो स्पेंडिंग का सेक्टर है वो भी क्लियर कर दिया कि कहाँ कहाँ पर जाएगा, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया ये, और इनकम सपोर्ट भी एक स्कोप होता है। बट बात यहाँ पर राइटर जो है नोटिस करने वाली कि भाई इनकम सपोर्ट पे यहाँ पर बजट में ध्यान नहीं दिया गया है। बजट ने अपनी तरफ से जो टारगेट किए गए हैं वो कुछ मतलब एक सब सही है टारगेटेड, बट एक नोटेबल एक्सेप्शन है कि बजट ने अपनी तरफ से डेफिसिट टारगेट किया गया है कि हाँ जीडीपी का 9.5% हमारे फिस्कल डेफिसिट अभी करंटली चल रहा है, जो कि प्रीवियसली एस्टिमेट कितना किया गया था 7%। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ने क्या हाईलाइट कर दिया कि भाई हमारे पास में पैसे की कमी है, 9.5% तक हमारे पास में फिस्कल डेफिसिट चल रहा है। रही सही में हमने देखा कि ऑफ बैलेंस शीट जो प्रोक्योरमेंट हो या बोरोइंग हुआ करती थी एफसीआई की या फिर फर्टिलाइजर सब्सिडी की जो हमने बात की, उसको भी अब बजट में लेकर के आ गए हैं, तो और ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर राइटर बोलना चाह रहे हैं कि नेट अगर देखोगे ना, जहाँ पर इंटरेस्ट रेट पेमेंट और ये सब कुछ कर दे, जो कि जहाँ पर डिस्क्रिशन गवर्नमेंट अपनी अप्लाई नहीं कर सकती, वो चीज़ अगर हटा दो तो डिस्क्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पर गवर्नमेंट अपनी इच्छा से पैसा खर्च करती है, तो वो तो केवल और केवल जीडीपी का 2% ही डेफिसिट है गवर्नमेंट के ऊपर, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर राइटर बोलना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा गवर्नमेंट को अपनी विल पावर दिखाने की ज़रूरत थी। फाइनेंशियल ईयर 2022 की अगर बात करें तो बजट ने टारगेट कितना किया है डेफिसिट को, 6.8% ऑफ द जीडीपी, जो कि इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत अभी जैसा हमने ऑलरेडी देखा भी कि 2025-26 का जो 2024-25 का जो बजट आएगा तब तक टारगेट किया गया है कि 4.5% से नीचे लेकर के आ जाएंगे फिस्कल डेफिसिट को। तो अभी गवर्नमेंट अपनी तरफ से एफआरबीएम एक्ट के टारगेट्स को भी एक बार तो साइडलाइन कर चुकी है, ये डेटा इतना काम का है नहीं। तो पब्लिक हेल्थ पे काम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना, प्राइवेटाइजिंग करना बैंकों को, इंश्योरेंस कंपनीज में जो एफडीआई है उसको ज़्यादा अलाउ करना, और इसके अलावा जो इनकम सपोर्ट है वो केवल छोड़ दिया। बस यही बात बार बार बोली जा रही है इसमें ना, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से एसएमई सेक्टर ज़्यादा क्राइसिस में चला गया था। हमें पता है कि जब लॉकडाउन लगा था तो लेबर मार्केट में लगभग 18 मिलियन जॉब्स का लॉस हुआ था। इसके अलावा आप देखोगे कंपनीज ने तो 30% तक ग्रोथ रजिस्टर की थी, 30% तक बेनिफिट रजिस्टर किया था फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में। समझ गए, आरबीआई ने ये डेटा बताया था, हमने ये डिटेल भी डिस्कस की थी कि किस तरीके से जॉब तो लॉस हो रही है जबकि कंपनीज के प्रॉफिट बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने फायर कर दिया था, जॉब से निकाल दिया था। वो बात ठीक है कि जो लोगों ने उधार ले रखा था उसमें डेट मॉरेटोरियम दे दिया, एक तरीके से थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया, तो ये टॉलरेंस तो थी ही, बट जितना डैमेज एक्चुअल में हुआ है हमारे लेबर मार्केट को उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, हमारे यहाँ पर की रिस्क क्या है, मीडियम टर्म ग्रोथ को रिकवर करना, वो अभी भी लगातार बनी हुई है, और उसके लिए लेबर मार्केट को हमें एक रिवाइवल देने की ज़रूरत है। बाकी फिर वही बोलना है कि बजट ने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्टिव काम किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, बट अगर आप वाकई में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखना चाहते हो तो आपको लेबर मार्केट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। नहीं तो एक डेड कैट जब एक बाउंस बैक करती है ना, तो वो एक टेम्परेरी रिकवरी होती है। मरी हुई बिल्ली एक बार उछल जाए तो इसका मतलब क्या हो गया, इट्स ए टेम्परेरी रिकवरी, ज़्यादा कुछ भारी काम नहीं होगा। तो उसके लिए हमें ये जो एक पॉइंट यहाँ पे राइटर हाईलाइट कर रहे हैं उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है स्टेप टुवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी। आर्टिकल लिखा है अशोक गुलाटी जी के द्वारा। इसमें कुछ डेटा एनालाइज कर रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी को कॉम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हमारे यूनियन बजट में ट्रांसपेरेंसी लाई गई है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एग्री फूड सेक्टर, जिसमें फूड सब्सिडी और हमने बात की थी किसकी, फर्टिलाइज़र की। अब देखो एफसीआई जो है वो सब्सिडाइज्ड वे में सस्ते में खाना प्रोवाइड करते हैं हमारे यहाँ पे,
ठीक है, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंडर में। तो एफसीआई के ऊपर आप देखोगे लगभग 3 लाख करोड़ का कर्जा चल रहा है। अब उस कर्जे को अभी तक क्या बजट में नहीं मेंशन कभी नहीं किया जा रहा था, इवन पिछले साल तक। तो अब क्या कर दिया, उसको बजट में मेंशन कर दिया है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो एफसीआई के ऊपर कर्जा 3 लाख करोड़ बढ़कर के इस साल का और ऐड कर दिया जाए तो 4 लाख करोड़, 4,22,000 करोड़ तक हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये बोला बहुत ही वेलकमिंग है। इससे क्या होगा, एक क्लैरिटी आएगी कि वाकई में गवर्नमेंट पे कितना बोझ है, कितना वजन है। दूसरा सेक्टर है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का, कि जिस तरीके से बजट में फिगर किया गया है 2020-21 में कि 71,309 करोड़ रुपए का फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पे देना पड़ता है, उसका कर्जा बन जाता है। तो रिवाइज एस्टिमेट में कितना आया है उसका, अभी जो बजट के साथ में दिया है वो 1,33,947 करोड़, कितना ज़्यादा है। तो राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है ना, ये भी ऑफ बजट बहुत ज़्यादा लोड था। अब इसको भी बजट में अगर एंट्री मिल गई है ना, तो ये भी बहुत अच्छा काम किया है, जिससे कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी, क्लैरिटी आएगी कि एक्चुअल में गवर्नमेंट पे कितना ज़्यादा लोड है। थर्ड हाईएस्ट एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें तो वहाँ पर जो पिछली बार 2020-21 में जितना आउटले फिक्स किया था 75,000 करोड़, उसको थोड़ा रिड्यूस किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इन स्कीम्स के बारे में आप प्लीज़ देख लेना एक बार। ये जो भी नाम आ रहे हैं ना, इनके बारे में आप, जैसे एफसीआई कैसे काम करता है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखना आप एफसीआई के ऊपर। एफसीआई कैसे काम करता है, किस तरीके से कौन कौन सी कोस्ट वहाँ पर वो मतलब कैलकुलेशन में लगाते हैं, फर्टिलाइजर सब्सिडी कैसे जाती है, ठीक है। आपको और क्या देखना है यहाँ पे, ये अभी पीछे गई है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इनके बारे में भी देखना है। केवल यहाँ पे केवल डेटा बता रहे हैं कि आउटले कितना है, कितना खर्चा कर रही है सरकार अब की बार, ठीक है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2021-22 में 16,000 करोड़ रुपए की बात की गई है, जो कि पिछली बार कितना था, केवल 15,306 करोड़। तो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। ऐसे ही आप देखोगे एग्री फूड स्पेस में, जिसकी हमने बात की, फर्टिलाइजर और फूड सब्सिडी की बात की, तो वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी लाना बहुत ही अच्छी बात है। पीएम किसान या फिर क्रॉप इंश्योरेंस की बात की हमने, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, या फिर जो इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है किसानों को, जो लोन मिलता है फिर उसमें इंटरेस्ट में जो फ़ायदा मिलता है इंटरेस्ट रेट में, वो कहीं ना कहीं एज इट इज़ रखी गई हैं। बट राइटर एक चीज़ रखना चाह रहे हैं अपनी, कि भाई आपको ध्यान देना था तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, ये अभी भी हमारे बहुत कम है। 2021-22 के बजट में केवल 8,514 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं एग्री रिसर्च में डेवलपमेंट में, जो कि 2020-21 में कितना था, केवल 7,762। तो मतलब ज़्यादा कोई चेंजेस आए नहीं है। तो ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी पजलिंग है कि गवर्नमेंट चाहती क्या है, क्योंकि अभी भी रिटर्न्स जो हैं वो बड़े मार्जिनल हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं अच्छी प्रोडक्टिविटी इंश्योर कर सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर बात करें तो, ठीक है ना। अगर रिसर्च में जितना पैसा जाता है ना, देखो जितना पैसा उसमें जाता है उसका 10% वो रिटर्न में प्रोवाइड करता है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा सब्सिडीज़ की बात करो, सब्सिडीज़ कितनी प्रोवाइड की जाती है। दूसरा, अगर हम देखें, इंडिया जो है अपनी तरफ से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जितने रुपए खर्च करता है, वो तो एक ग्लोबल कंपनी है जिसका नाम है बेयर, ठीक है। वो ही एग्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 20,000 करोड़ रुपए स्पेंड कर देती है, उससे इतना कम खर्च कर रहे हैं। तो ये बड़ी थोड़ी पजलिंग है, बेविल्डरिंग है, ठीक है। इस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर राइटर जो हैं वो 2 मेजर पॉलिसी पॉइंट्स बता रहे हैं, बोले इन पर डिबेट होने की ज़रूरत है। ये चीज़ अगर हो जाए तो क्या हो सकता है। देखो, पहला पॉइंट तो ये कि फूड सब्सिडी की अगर हम बात करें तो एफसीआई की तरफ से फूड सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। तो इकोनॉमिक कॉस्ट लगभग राइस पे तो 37 रुपये पर किलोग्राम पर बेयर करने पड़ते हैं एफसीआई को, और वीट पर 27 रुपये पर किलोग्राम। तो क्यों ना आप लोगों के अकाउंट में, बेनिफिशियरीज के अकाउंट में ही सीधा कैश ट्रांसफर कर दो, जब इतने रुपए ही आपको बेयर करना पड़ रहा है। तो कम से कम उनकी जो फूड हैबिट्स है वो तो डाइवर्सिफाई हो पाएगी ना, डिमांड डाइवर्सिफाई हो पाएगी, तो ऑटोमेटिकली ही एग्रीकल्चर में भी डाइवर्सिफिकेशन आ जाएगा। फिर आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भाई सीधी सी बात है यार, 37 रुपये अगर आप दे रहे हो राइस के ऊपर, 27 रुपये आप कॉस्ट बेयर कर रहे हो वीट पे 1 किलोग्राम पे, तो ये तो बहुत बड़ी कॉस्ट है। तो इसको ध्यान में रख करके आप क्यों ना फिर सीधा ही अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, थोड़ा सा और बढ़ा करके 30-40% का इंक्रीज़ करके, और सीधा फिर अकाउंट में भेज दो।
तो इससे क्या होगा कि सीधा जब अकाउंट में जाएगा बेनिफिशियरी के, जिसको हम अंत्योदया बोल रहे हैं, या फिर जो गरीब लोग हैं, मोस्ट मार्जिनलाइज कैटेगरी के जो लोग हैं, जिनको खाना मिलता है 2 रुपये या 3 किलोग्राम, 2 रुपये या 3 रुपये किलोग्राम के भाव से, तो उनको सीधा ही आप अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो ना, वो अपने हिसाब से जो ज़रूरत है वो खरीद लेंगे। तो इससे क्या होगा, देखो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि उनकी ज़रूरत होगी उस हिसाब। अभी तो क्या है कि भाई खाने में केवल मिल ही गेहूं और चावल मिल रहे हैं, तो खाना भी उनको वही पड़ता है, उनके पास में स्कोप नहीं रहता। और रही सही में आपने देखा कि जो नेशनल हमने NFHS का 5th राउंड की जो रिपोर्ट आई, उसमें क्या बताया था, उसमें यही तो बताया था कि माल नरिशमेंट लगातार बढ़ता चला जा रहा है इंडिया में। ठीक है, एक तो पॉइंट यहां पर ये बताना चाह रहे हैं। दूसरा राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात भी करो ना, तो यूरिया का सब्सिडाइजेशन है ना, उसको थोड़ा सा सही करने की जरूरत है। तो बोले इसके लिए क्या करें, बोले फार्मर्स के अकाउंट में सीधा ट्रांसफर कर दो। तो फार्मर्स जो है वो अपने हिसाब से अपने खेत की सॉइल टेस्टिंग करवा करके फिर उसके हिसाब से फर्टिलाइजर यूज करेंगे। ऐसे नहीं कि यूरिया सस्ता मिल रहा है तो चाहे कमी तो किसी और न्यूट्रिएंट की है और डाल केवल यूरिया रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो NPK इम्बैलेंस है ना, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम का इम्बैलेंस है, उसको बैलेंस में लाया जा सकता है। इससे क्या होगा, एफिशिएंसी भी आएगी, इक्विटी भी आएगी और एनवायरमेंटली सस्टेनेबिलिटी भी इंश्योर की जा सकती है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। इस पर हमें खर्चे को डबल या ट्रिपल करने की ज़रूरत है आने वाले 1-2 सालों के अंदर अंदर ही। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, देखो फूड सिक्योरिटी तो हमें नेशनल लेवल पे देने की ज़रूरत है, बट राइटर यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पे देखो कि जहाँ पर अभी फूड सिक्योरिटी के बेसिस पे 60 to 67% पॉपुलेशन को कवर किया जा रहा है, तो क्यों ना उसको रिड्यूस करके अब जो ज़रूरतमंद हैं 40% लोग, उन्हीं को दे दिया जाए। तो उससे भी तो FCI थोड़ा सा लोड में फ्री हो सकता है ना। बस ये चीज़ें यहाँ पर राइटर बताना है, बाकी टाइम बताएगा क्या होता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है द बैक स्लाइडिंग। देखो हिस्ट्री जो है वो अनफॉर्चुनेटली रिपीट हो रही है। म्यांमार में 1990 में जब इलेक्शन विक्ट्री मिली थी आंग सान सूची को, जो वहाँ की लीडर हैं, उनकी पार्टी है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, उन्होंने जैसे ही विक्ट्री रजिस्टर की थी तो वहाँ पर मिलिट्री ने कू कर दिया था और उनको जेल में डाल दिया था। ये तो NCERT की बुक में भी दिया हुआ है। और लगभग 2 दशक तक उनको डिटेंशन में रखा गया था। और यही चीज़ आप देखोगे 31 साल बाद में जो मिलिट्री लीडर हैं तात्मादेव, उनकी लीडरशिप में फिर से ये काम हो गया है कि म्यांमार को फिर से कॉर्नर पे जाना पड़ गया। सेकंड जनरल इलेक्शन हुए नवंबर 2020 में और NLD ने शानदार विक्ट्री रजिस्टर की 5 साल के अपने ऑफिस को कंप्लीट करने के बाद में। पार्लियामेंट में देखो 25% सीटें वैसे तो मिलिट्री के लिए फिक्स हैं, बट फिर भी पार्लियामेंट की डेमोक्रेटिक ये जो विक्ट्री रजिस्टर करके आई ना आंग सान सूची की पार्टी, उसको देखते हुए जो मिलिट्री है उन्होंने अपनी तरफ से डर के चलते उन्होंने कू कर दिया। और ऐसे करके आप देखोगे आंग सान सूची और उनकी पार्टी के बहुत से लीडर्स, म्यांमार के प्रेसिडेंट जिनका नाम है विन मिंट, इनको डिटेंशन में डाल दिया है और अनाउंस कर दिया है इमरजेंसी को। और आप देखोगे किस तरीके से कितना एक आप कह सकते हो डेमोक्रेसी का मर्डर हो गया। देखो आंग सान सूची ने अपना जो रोल प्ले किया था, रोहिंग्या क्राइसिस जब आया था उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी ने आंग सान सूची के लिए यहाँ तक कह दिया था, बोला आपको जो नोबेल पीस प्राइज़ मिला हुआ ना वो रिटर्न करो। बट जैसे ही म्यांमार में ये मिलिट्री एक्शन हुआ है, तब इंटरनेशनल प्रेशर लगातार बनता चला आ रहा है मिलिट्री पे कि भाई आपने ये चीज़ करी तो कैसे करी। मतलब अभी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो पूरी की पूरी डेमोक्रेसी के फेवर में है। ठीक है, अभी आप देखोगे लोगों ने इलेक्शन कराए, जिता दिया, फिर क्या प्रॉब्लम थी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बेसिस पे काम करना था। बट डर क्या था मिलिट्री को कि बोला अब जो सूची है वो अपनी लीडरशिप में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेगी और जो 2008 में जुंटा रूल जो आया था, जुंटा रूल, वहाँ पर मिलिट्री रूल जो आया था, मिलिट्री ने जो अपना कानून बनाया था वो बोला उसको अवॉइड कर देगी या डाइल्यूट कर देगी। तो इस वजह से इनको डर लगा। और दूसरा ये डर था कि अब डेमोक्रेसी आ जाएगी और मिलिट्री को अपने बैरक्स में भेज दिया जाएगा। तो मिलिट्री को वही डर है, मिलिट्री क्यों चाहेगी, पाकिस्तान में क्या है, यही तो है। चलते ही मिलिट्री रूल आ जाता है, कभी कोई ढंग का सा मिलिट्री प्रेसिडेंट मतलब मिलिट्री में चीफ बन जाता है और फिर बाद में ये कर देता है सारे काम। तो 21st सेंचुरी के ये सेकेंड डिकेड में आप देखोगे, अब तो खैर थर्ड डिकेड शुरू हो गया, वहाँ पर अब ये कितना सस्टेन करेगा कितना नहीं करेगा देखने वाली बात है। देखो इंडिया और चाइना
दोनों ऐसे कुछ कंट्रीज़ में से हैं जिन्होंने मिलिट्री रूल के टाइम पर भी म्यांमार के साथ में अपनी एंगेजमेंट रखी। कि देखो इंडिया जो है वो म्यांमार के साथ में बहुत लंबी बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पर 3 स्टेट नहीं, मेरे हिसाब से 4 है। अरुणाचल प्रदेश आ गया, नागालैंड आ गया, मणिपुर आ गया, मिजोरम, ये 4 स्टेट्स हैं वो अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं म्यांमार के साथ में। तो हमारे लिए अनसर्टेनिटी फिर से और बनना शुरू हो गई है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती तो वो कुछ और अच्छा कर पाती, अच्छे से रूल कर पाती। तो ये एक डीप कंसर्न है हमारे लिए भी। बट वही है कि हमें लगातार एंगेजमेंट रखना चाहिए म्यांमार के साथ में और कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पर फिर से जो आर्मी ने अपनी तरफ से जो काम किया है उसको थोड़ा सा स्टेप बैक करवाया जाए, परसुएड किया जाए, आर्मी को राज़ी किया जाए कि भाई आप इस तरीके से अब मतलब डेमोक्रेसी का कत्ल मत करो। ठीक है, तो डिस्कशन वीडियो यहीं ख़त्म है। कोशिश करूँगा आइडिया पेज पे भी आर्टिकल्स हैं वो इसी से रिलेटेड है, बजट से, वो मैं आपको एक और वीडियो अवेलेबल करा दूँ शाम तक। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।